नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ। यानी जो छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है तो उनके लिए कुछ गाइडलाइन बनाया गया था माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उस गाइडलाइन के बारे में बात करेगा क्योंकि जो बचपन होता है वो खेलने कूदने का टाइम होता है और उस समय जब बच्चों से काम करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। तो इस पर माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन बनाया है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब टोटल जो वीडियो है वो बच्चों के सेफ्टी से लेकर उनके बाल्यावस्था को सुरक्षित करने के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई क्या क्या नियम बनाए गए हैं और अगर उनको बाल्यावस्था में काम पर रखा जाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट मिल सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आप लोग को करना क्या है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों केस का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ। बच्चों के अधिकार, बाल श्रम, जबरन मजदूरी और मानव तस्करी एक गंभीर मुद्दा है। भारत में एक गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में यात्रा करने वाले सर्कसों में बाल कलाकारों के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए याचिका दायर की। उनके अध्ययन में पाया गया कि बच्चों को नेपाल से तस्करी करके लाया जाता है या उनके घरों से ले जाया जाता है। इन सर्कसों में बाल मजदूरों के रूप में उनका शोषण किया जाता है और उन्हें मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। यह मानते हुए कि यह बाल श्रम कानून और शिक्षा के अधिकार के साथ साथ अन्य कानून का उल्लंघन करता है। माने सुप्रीम कोर्ट ने सर्कसों में बच्चों को काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाने, बच्चों को मुक्त कराने के लिए छापे मारने और बाल पीड़ितों के लिए पुनर्वास योजनाओं का आदेश दिया। यह मामला भारत में बच्चों के अधिकारों से संबंधित एक बहुत बड़ी जीत थी, जहां पर माता पिता अपने बच्चों को कम उम्र में काम करने के लिए उनको बेच देते हैं। यह मानव अधिकार सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करते हुए गैर सरकारी संगठनों की बात सुनने के लिए माने सुप्रीम कोर्ट की इच्छा को भी दर्शाता है। बचपन बचाओ आंदोलन के जो मामला था उसके अध्ययन का निष्कर्ष क्या निकलता है। 2002 में शुरू हुआ बचपन बचाओ आंदोलन ने भारतीय सर्कसों में बाल श्रम पर गहन अध्ययन किया। उनके जो निष्कर्ष थे वो चौंकाने वाले थे और बच्चों के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन को उजागर किया। अध्ययन से पता चला भारत और नेपाल के गरीब क्षेत्रों में से बच्चों की तस्करी की गई और उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, यौन सहित विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों का शिकार होना पड़ा। जो एनजीओ द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसमें किस तरह के जो उल्लंघन किए गए थे बच्चों से संबंधित, अब उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो पहला उल्लंघन था वो था अपर्याप्त स्थान। बच्चों को अक्सर तंग या अपर्याप्त स्थिति में रखा जाता था। जो दूसरा मुद्दा था भोजन की गुणवत्ता और मात्रा। इन बच्चों को दिया गया जो भोजन होता था वो गुणवत्ता और मात्रा में दोनों में अपर्याप्त था। जो तीसरा मुद्दा था यानी जो तीसरी समस्या थी वो यह था अनियमित नींद का समय। बच्चों को अनियमित और अपर्याप्त नींद के समय का सामना करना पड़ा। जो चौथा मुद्दा था वो था अस्वच्छ स्वच्छता स्थिति। स्वच्छता सुविधाएं अक्सर अपर्याप्त और अस्वस्थ थी। जो पांचवा सबसे बड़ा मुद्दा था वो था स्वास्थ्य देखभाल का अभाव। बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का कोई प्रावधान नहीं था जिससे वे बीमारियों और चोटों के प्रति संवेदनशील रहते थे। मुद्दा नंबर 6, उच्च जोखिम वाला कार्य। सर्कस प्रदर्शन में जो शामिल कार्य था, सर्कस प्रदर्शन में शामिल कार्य खतरनाक था जिससे बच्चों को चोट लगने का उच्च जोखिम रहता था। सातवां जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था खराब हेरा फेरी वाला वेतन। यानी वेतन में भी घपलाबाजी होता था। बच्चों को उनके श्रम के लिए बहुत कम या कोई मुआवजा नहीं मिलता था।
आठवां जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था दीर्घकालिक अनुबंध। बच्चे अक्सर दीर्घकालिक अनुबंध में बंधे होते थे जो उन्हें इन शोषणकारी परिस्थितियों में भी फंसा देती थी। मुद्दा नंबर 9, सर्वांगीण विकास का नुकसान। ये बच्चे शिक्षा, खेल और मनोरंजन से वंचित रह गए, जिससे उनका समग्र विकास बाधित हुआ। दोस्तों, अब बात करेंगे कानूनी लड़ाई। इस निष्कर्षों के बचाव में बचपन बचाओ आंदोलन, इन निष्कर्षों के जवाब में बचपन बचाओ आंदोलन ने एक मामला दायर कर भारत सरकार द्वारा इन मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने का आदेश देने की मांग की। दोस्तों, अब जानते हैं जो याचिका दायर किया गया था उसमें क्या क्या मांग किया गया था। नंबर 1, सर्कस में लगे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक दिशा निर्देश जारी किया जाए। बच्चों को मुक्त कराने और अधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए सभी सर्कसों में छापामारी करना। मांग नंबर 2 था ये। तीसरा मांग क्या किया गया था? सीमा पार तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल की नियुक्ति की जानी चाहिए। किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना और उल्लंघन को भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध बनाना। मुद्दा नंबर 4 यानी जो मांग की गई थी वो चौथी मांग यही की गई थी। जो 5वां नंबर है, बचाए गए पीड़ित लोगों को मुआवजा देने के लिए बाल कल्याण समिति को सशक्त बनाना। सर्कसों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने से रोका जाना चाहिए। मतलब उस पे ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सर्कस में काम करने से रोका जा सके। न्यायालय का तर्क और निर्णय यानी कि फैसला। याचिका का दायरा व्यापक था जिसमें बाल श्रम और शोषण के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में सर्कस में काम करने वाले बच्चों के मुद्दे, विशेष रूप से उनके शिक्षा के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। अदालत ने कहा कि 2005 के भारत के संविधान के तहत कोर्ट ने पाया कि भारत सरकार सर्कस व अन्य जगहों पर काम करने वाले बच्चों की समस्याओं से पूरी तरह से अवगत थी। माने सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के शोषण के व्यापक मुद्दे को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने के अपने इरादे का संकेत दिया, लेकिन पहली बार में अपने फैसलों में सर्कस में काम करने वाले बच्चों तक सीमित रखने का फैसला किया। नतीजन अदालत ने लापता बच्चों से संबंधित मामले सामने आने पर अधिकारियों को पालन करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए। गुमशुदा बच्चों के लिए दिशा निर्देश। माने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उद्देश्य लापता बच्चों के मामले पर व्यवस्थित। आइए जानते हैं कि दिशा निर्देश क्या जारी किया गया। नंबर 1, अपहरण या तस्करी का अनुमान। रिपोर्ट किए गए प्रत्येक लापता बच्चे के लिए या तो अपहरण या तस्करी का प्रारंभिक अनुमान होगा जब तक कि अन्यथा जांच में साबित न हो जाए। नंबर 2, शिकायत पर तत्काल कार्रवाई। लापता बच्चों के संबंध में शिकायतों पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 154 के तहत विचार किया जाना चाहिए। नंबर 3, किशोर कल्याण अधिकारी। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में किशोर कल्याण अधिकारी के रूप में नामित कम से कम एक पुलिस अधिकारी होना चाहिए जो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 63 के तहत विशेष रूप से प्रशिक्षित और निर्देशित हो। नंबर 4, विशेष किशोर पुलिस अधिकारी द्वारा क्रियान्वयन यह सुनिश्चित करना कि ड्यूटी पर तैनात विशेष किशोर पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि आदेश में सभी दिशा निर्देश का पालन किया जाए। नंबर 5, पैरालीगल वॉलंटियर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस थानों में कम से कम एक पैरालीगल वॉलंटियर शिफ्ट में मौजूद रहे ताकि यह निगरानी की जा सके कि लापता बच्चों और लापता बच्चों के खिलाफ अन्य अपराधों से संबंधित शिकायतों को कैसे संभाला जाता है। नंबर 6, फोटोग्राफी और विज्ञापन। पुलिस को विज्ञापन और जन जागरूकता के उद्देश्य से हर बरामद बच्चे की तुरंत फोटो खींचनी चाहिए। नंबर 7, मानव तस्करी विरोधी इकाई। यदि कोई लापता बच्चा प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR
दर्ज करने की तारीख से 4 महीने के भीतर बरामद नहीं होता है तो मामले को अधिक गहन जांच के लिए तस्करी विरोधी इकाई के पास भेज दिया जाना चाहिए। नंबर 8, अघोषित मामलों के लिए एफआईआर दर्ज करना। यदि लापता बच्चों के लिए एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो उन्हें अदालत के आदेश की तारीख से 1 महीने के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए और आगे की जांच उसी के अनुसार होना चाहिए। नंबर 9, तस्करी संबंधों की जांच। एक बार जब कोई बच्चा बरामद हो जाता है तो पुलिस अधिकारी को तस्करी की संभावित जांच की जानी चाहिए और यदि ऐसे संबंध पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। नंबर 10, आश्रय गृह। राज्य अधिकारियों को बरामद बच्चों के लिए पर्याप्त आश्रय गृह की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिनके पास जाने का कोई जगह नहीं है, इन गृहों की स्थापना और वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए ताकि उचित बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जा सके। नंबर 11, निजी गृहों का विनियमन। बच्चों को आश्रय देने वाले किसी भी निजी गृह को किशोर न्याय अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन करना चाहिए और केवल बाल कल्याण समिति द्वारा अग्रेसित किए जाने पर ही बच्चों को स्वीकार किया जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ इस केस के बहुत सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खूबियों के बारे में आप जान चुके होंगे और वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।